दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और इन 3 राज्यों में से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य बनता जा रहा है वो राज्य है राजस्थान। और राजस्थान की चर्चा अचानक से चुनावी नतीजे आने के बाद तेज हो गई। राजस्थान की चर्चा तेज होने के पीछे कारण यह नहीं है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी या कोई और बनेगा, बल्कि राजस्थान में सबको पछाड़ते हुए आज की तारीख में जो नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे चल रहा है वो नाम एक ऐसा नाम है जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। चुनाव प्रचार के दरमियान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे संकेत जरूर दिए थे, लेकिन उस संकेत के बाद कोई इतना सीरियसली लेगा, वो भी योगी आदित्यनाथ की कही गई बात को भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से ऐसे दौर में जब योगी आदित्यनाथ के संबंध बहुत अच्छे नहीं बताए जाते हैं, उस दौर में योगी आदित्यनाथ यदि कोई नाम लेंगे और वो नाम अचानक से चर्चा में आ जाएगा और उस नाम के इर्द गिर्द रणनीतियां बनने लगेंगी तो स्वाभाविक है कि सबको आश्चर्य होगा। और वो नाम है बाबा बालकनाथ यादव का। बाबा बालकनाथ यानी एक दूसरे बाबा जिन्हें भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर रही है। किसने सोचा था कि इस देश में एक के बाद दूसरे राज्य में बाबा मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। बाबाओं के हाथ में सत्ता होगी। सत्ता और संत का ऐसा समागम भारतीय राजनीति में देखने को मिलेगा जो पहले कहीं दिखा नहीं था। 2017 में उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस दौर में भी बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ था कि कहां गए केशव प्रसाद मौर्य, कहां गया मनोज सिन्हा का नाम, कहां गया राजनाथ सिंह का नाम, कलराज मिश्रा का नाम, और कैसे सामने आ गए योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल उसी अंदाज में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिलने के बाद से एक बाबा का नाम आ रहा है। बाबा सांसद भी हैं, पहली बार के सांसद हैं। 12वीं पास की है, 12वीं तक की पढ़ाई की है उन्होंने, स्कूल का मुंह देखा है बाबा ने। 12वीं के बाद इंटर नहीं की है, जो अमित शाह अपनी सभाओं में करा देते हैं। देश के गृह मंत्री हैं, वो छात्रों को 12वीं के बाद इंटर करने की बात करते हैं, लेकिन खैर बाबा ने 12वीं की है। और बाबा रोहतक के एक मस्तनाथ नामक मठ के महंत भी हैं। वो मठ नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। वो नाथ संप्रदाय, जिस नाथ संप्रदाय के से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मठ गोरखपुर का गोरक्षपीठ है, जिसके महंत योगी आदित्यनाथ हैं। यानी योगी आदित्यनाथ नंबर 1, नाथ संप्रदाय में नंबर 1, और बाबा बालकनाथ यादव नंबर 2। बाबा बालकनाथ के बारे में क्या कहा जाए, अलवर के सांसद हैं और अलवर राजस्थान का वो इलाका है जहां से कभी मनमोहन सिंह सरकार के बेहद ताकतवर माने जाने वाले राज्य मंत्रियों में से एक भंवर जितेंद्र सिंह हुआ करते थे, वहां से सांसद हुआ करते थे। राहुल गांधी के करीबी दोस्तों में गिने जाते थे, लेकिन उस इलाके में भंवर जितेंद्र सिंह साहब की जगह अब बाबा बालकनाथ सांसद हैं। और बाबा बालकनाथ संसद में भी बोलते हैं, राजस्थान के चुनाव में सघन प्रचार भी किया है, चुनाव भी जीते हैं, सांसद रहते हुए विधानसभा का चुनाव भी जीते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान की परिस्थितियां कैसे भिन्न हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, यानी उत्तर प्रदेश में यदि कोई मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा हो तो उसे विधान परिषद के रास्ते लाया जा सकता है। लेकिन राजस्थान जैसे राज्य में जहां विधान परिषद नहीं है, वहां किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो विधानसभा का चुनाव नहीं जीता हो, नहीं लड़ा हो, तो फिर किसी विधायक की सीट खाली करवाकर 6 महीने के अंदर उसे फिर से विधायक बनाने की कवायद की जा सकती है। उत्तराखंड में इसी चक्कर में एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी हो गया। खैर, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा बालकनाथ को टिकट दिया, वो विधायक चुने गए हैं। और दिल्ली में जो चर्चा है, दिल्ली से लेकर जयपुर तक जो चर्चा है, उसमें बाबा बालकनाथ फिलहाल मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। अंततः वो बनेंगे नहीं बनेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, पर्यवेक्षकों का दल और विधायक दल, इन सबकी सहमति से तय होगा। लेकिन आज की तारीख में जो परिस्थितियां हैं, हम वही आपके सामने रख रहे हैं कि बाबा बालकनाथ का नाम रेस में सबसे आगे है।
और इंतजार हो रहा है तो संघ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की सहमति का, मोटे तौर पर कहें तो मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की सहमति का, कि वहां से उन दोनों जगहों से हरी झंडी मिल जाएगी तो बाबा बालकनाथ यादव की ताजपोशी में कोई अड़चन नहीं आएगी। अब बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी आखिर कौन सी रणनीति पर चल रही है, ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है क्यों बाबा बालकनाथ का नाम अचानक से सामने आता है और रेस में सबसे आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे कई लॉजिक है। सबसे बड़ा लॉजिक तो यही है कि लोकसभा चुनाव 4 महीने बाद है और उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा चुनाव जीतने के बावजूद काफी मुश्किल में दिखाई दे रही है। और मुश्किल में लाने का काम कोई और नहीं कर रहा, मुश्किल में लाने का काम मोटे तौर पर कहें तो कांग्रेस पार्टी भी नहीं कर रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो 3 राज्यों में फिर से बीजेपी के हाथों हार बैठी है। दक्षिण भारत में भले ही उसने बीजेपी का पैकअप करवा दिया है, राजनीतिक तौर पर बीजेपी को दक्षिण भारत विहीन बना दिया है, लेकिन मध्य भारत और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा दिखाई दे रहा है। और उन राज्यों में दबदबा दिखाई दे रहा है जिन राज्यों में सत्ता किसी की रही हो, लोकसभा की सीटें आमतौर पर 2-3 लोकसभा चुनाव से भाजपा के पक्ष में रही है। यदि उत्तर प्रदेश को अपवाद माने तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये उसी तरह के राज्य हैं जहां राज्य में कोई जीते, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को आमतौर पर बढ़त मिलती रही है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी को जो फंसाया है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फंसाया है। चुनावी हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए जिस प्रकार से जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने का राग नीतीश कुमार ने छेड़ा, वो बिहार और बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश और कई दूसरे राज्यों में भी असर कर सकता है। और बाबा बालकनाथ इस असर को कैसे कम कर सकते हैं, ये एक मुद्दा है। तो खैर, उस मुद्दे के पर आने के पहले सबसे पहले हम उन 4 वजहों की पड़ताल करेंगे जिन वजहों से बाबा बालकनाथ का नाम मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों में सबसे ज्यादा मजबूती से फिलहाल लिया जा रहा है। कारण नंबर 1, योगी आदित्यनाथ का ग्लैमर कम करना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी में सत्ता और संत परंपरा के समागम के सबसे बड़े प्रतिनिधि के तौर पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर भगवा चोले में दिखने वाले योगी आदित्यनाथ फिलहाल बने हुए हैं, जिससे गुजरात लॉबी कहीं ना कहीं डरती रही है। गुजरात लॉबी को लगता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उसे लंबे समय तक दिल्ली की सत्ता से दूर नहीं रखा जा सकता। क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या जनता दल, जिसकी भी सरकार रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से दिल्ली की सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति यदि उसी पार्टी का है तो वो सबसे ज्यादा खतरा महसूस करता है। कितने नाम गिनाए जाएं? हेमवती नंदन बहुगुणा और इंदिरा गांधी के बीच किस तरह की दूरियां थी और कैसे हेमवती नंदन बहुगुणा को हटाया गया, पूरे देश को पता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और कैसे उनका राष्ट्रीय कद बना, लोगों को पता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह और राजीव गांधी के बीच की दूरियां भी बाद में कैसे बनी, वो भी पता है लोगों को। एक ही जनता दल में विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कैसे उन दोनों की आपस में नहीं बनी, इस पे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं टकरा रही थी। और कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, उन दोनों की महत्वाकांक्षाओं की टकराहट का परिणाम क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 1.5 दशक के राजनीतिक वनवास में चली गई उत्तर प्रदेश में। पहले कल्याण सिंह की मुख्यमंत्री पद से रुखसती हुई और फिर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इंडिया साइनिंग और फील गुड हो गया। और अब यही स्थिति योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच बताई जाती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की लाइन पर नरेंद्र मोदी से एक पायदान ऊपर के नेता फिलहाल बने हुए दिखाई देते हैं। हिंदुत्व की राजनीति पर नरेंद्र मोदी कभी भी योगी आदित्यनाथ को मात देने की स्थिति में हो, ऐसी परिस्थितियां नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ का वो ग्लैमर, हिंदुत्व के चुनावी प्लान के प्रति, हिंदुत्व की चुनावी रणनीति के प्रति उनकी निष्ठा नरेंद्र मोदी से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसी परिस्थिति में एक और बाबा को मुख्यमंत्री बनाकर, और संयोग से यदि वो नाथ संप्रदाय का ही हो, तो क्या फर्क पड़ता है?
एक और बाबा को मुख्यमंत्री बनाकर दरअसल कोशिशें ये है कि दूसरे बाबा जब मुख्यमंत्री किसी दूसरे राज्य में बन जाएंगे तो हिंदुत्व की सियासी लड़ाई में नरेंद्र मोदी के नीचे उनकी पार्टी में, उनकी छतरी के नीचे जब दो बाबा रहेंगे, दोनों एक दूसरे से कंपीट करते रहेंगे, और जब दो लोग एक दूसरे से कंपीट करेंगे तो दिल्ली में बैठे हुए लोगों को सत्ता चलाने में आसानी होगी। महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाने के लिए, चेक एंड बैलेंस करने के लिए, एक को चेक एंड बैलेंस के लिए दूसरे को सामने लाया जाता। तो पहला कारण यह है। दूसरा कारण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण वही है कि नीतीश कुमार ने जो परिस्थितियां पैदा की है, उन परिस्थितियों में ओबीसी वर्ग के सबसे दबंग माने जाने वाले समुदाय, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां से तकरीबन 125 सीटें आती है, और वहां भारतीय जनता पार्टी सबसे दबंग माने जाने वाले ओबीसी वर्ग के समुदाय यानी यादव समुदाय में, अहीर बिरादरी में अब तक चुनावी रूप से घुस नहीं पाई है। निरहुआ को सामने लाकर लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक परिवार का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस बात को भारतीय जनता पार्टी जानती है। भूपेंद्र यादव को बिहार और यूपी में अलग अलग समय पर भेजा जाता रहा है। वो यादव वोटों के मामले में यहां टिक नहीं सकते, इस बात सबको पता है। तो फिर लालू और मुलायम के राजनीतिक वारिस यानी तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के एक इतने बड़े वोट बैंक में, जो मुस्लिमों के साथ मिलकर, अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर तकरीबन 30% के आसपास का एक बेहद मजबूत वोट बैंक का निर्माण करता हुआ यूपी और बिहार में दिखता है, उसका मुकाबला कैसे किया जाए, तो उसकी नई रणनीति बनाई जा रही है। नई रणनीति दरअसल यह है कि चूंकि यादव आमतौर पर एक बेहद ही धार्मिक और रिचुअल्स में लगा हुआ समुदाय माना जाता है, गोपालक समुदाय माना जाता है। गोपालक समुदाय को गाय भैंस पालना, दूध का व्यवसाय करना और इस बेहद पवित्र काम में हजारों सालों से लगे रहना, जिस समुदाय के साथ उसके व्यवसाय के तौर पर दर्ज है, पारंपरिक व्यवसाय के तौर पर दर्ज है, उस समुदाय में धार्मिकता का पुट तो होगा ही होगा। तो उसी को पहचानने के लिए समुदाय के अंदर जो धार्मिक रवैया है, धार्मिक रीति रिवाज है और उसके प्रति जो आस्था है, उसी की पहचान करने के लिए कि कम से कम उस समुदाय के 1/3 30, 32, 35, 40% वोटरों को अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के ग्लैमर से बाहर निकालने के लिए एक पैरेलल बाबा जो उसी समुदाय से, जो यादव समुदाय से आते हैं, उनको खड़ा किया जाए। जब योगी आदित्यनाथ को सामने खड़ा कर देने से राजपूत समुदाय का भगवाकरण हो सकता है, काफी हद तक, पूरी तरह तो नहीं हो सकता क्योंकि आमतौर पर राजपूत समुदाय के लोग मांसाहारी माने जाते हैं, तो वहां पूरी तरह भगवाकरण तो नहीं हो सकता, लेकिन यादव समुदाय का भी पूरी तरह भगवाकरण भले ही ना हो, लेकिन यादव समुदाय से जुड़े हुए लोगों का आंशिक भगवाकरण भी होता है, तो बहुत बड़ा चुनावी डेंट लगाया जा सकता है यूपी बिहार जैसे राज्यों में। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के सबसे बड़े आधार वोट बैंक में डेंट लगाने की जो कोशिशें हैं, उसके तहत राजस्थान में जयपुर में बाबा बालकनाथ की ताजपोशी यदि होती है, तो इसके पीछे की एक बड़ी महत्वपूर्ण वजह यह है। अब चलते हैं तीसरी वजह की तरफ, तीसरे कारण की तरफ। तो तीसरा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी में अगले जनरेशन की लीडरशिप की लड़ाई अभी से चल रही है, अंदर खाने चल रही है। एक लड़ाई तो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच बताई जाती है। कुछ दिनों के लिए देवेंद्र फडणवीस भी इसमें कूदे हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब उनको मार्जिनलाइज किया जा चुका है। अब यह लड़ाई मोटे तौर पर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच है, लेकिन ध्यान रखिए, यह लड़ाई यहीं तक नहीं है। एक लड़ाई और है, और वो लड़ाई यह है कि 2030 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी होगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अगर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह फिट नहीं बैठे और एक बार फिर 2013-14 की तरह पिछड़े वर्ग का व्यक्ति चुने जाने की अगर कोई संभावना पैदा होती है, तो दो बड़े महत्वपूर्ण नाम हैं। तो दो बड़े नाम हैं, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से आते हैं, ओबीसी समाज से हैं, लेकिन हिंदी भाषी भारत में शायद वो बहुत बड़ी अपील ना कायम कर पाए। लेकिन यादव वोट कितना बड़ा असर रखता है, इस बात को बिहार का प्रभारी रहते हुए भूपेंद्र यादव बखूबी समझ चुके हैं। पढ़े लिखे हैं, वकालत करते हैं,
मंत्री भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच भूपेंद्र यादव का पढ़ा लिखा होना, भारतीय जनता पार्टी और चुनावी हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए शालीन व्यक्ति, दांव पेचों से भले ही माहिर हो, लेकिन यदि बाहर से शालीन हो, दांव पेच की बात क्या करें, वो तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्यादा बेहतर जानते हैं कि भूपेंद्र यादव किस तरह से सियासी दांव पेच में माहिर है। लेकिन बाहर से यदि कोई आम बोलचाल की भाषा में कहे तो शालीन दिखता है, तो राजनीतिक तौर पर वो व्यक्ति आगे चलकर लंबी रेस का घोड़ा माना जाता है। राजनाथ सिंह को भी माना जाता था, और राजनाथ सिंह के कद को कट शॉर्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में उन्हीं के समुदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ को सामने लाकर जिस प्रकार से उनकी राजनीतिक अहमियत को कम किया गया, और ये फॉर्मूला कामयाब रहा बीजेपी के अंदर। बिल्कुल यही कवायद यदि नरेंद्र मोदी अपने सामने राजनाथ सिंह का कद कम करने के लिए योगी आदित्यनाथ का ब्रांड सामने रखकर एक कामयाब फॉर्मूले की रचना करते हुए दिखाई दिए, कामयाब हुए भी, तो अमित शाह अपनी राह में यदि कोई रोड़ा देख रहे हैं कि भविष्य में भूपेंद्र यादव यदि रोड़ा हो सकते हैं, तो भूपेंद्र यादव के सामने वहां भी एक उन्हीं के समुदाय का, उनके गृह राज्य वाले इलाके में उन्हीं के समुदाय का यदि कोई बाबा वहां तैयार कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र यादव की सियासत भी खत्म हो जाती है। एक दौर में आपको याद होगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, जनता दल का दौर था, और विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर में प्रधानमंत्री पद को लेकर ठनी हुई थी। शरद यादव विश्वनाथ प्रताप सिंह के सबसे करीबी सिपहसालारों में गिने जाते थे, लेकिन शरद यादव के सियासी कद को किस प्रकार से चंद्रशेखर ने अपनी राजनीति से शरद यादव और वीपी सिंह दोनों को, और दोनों का इस्तेमाल करते हुए दोनों को किस प्रकार से कंट्रोल किया, यह पूरे देश को पता है। वीपी सिंह के मोहरे को मात दी गई उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह को, मुख्यमंत्री पद की लड़ाई में मुलायम सिंह को मोहरा बनाकर, और मुलायम सिंह को मोहरा बनाने में शरद यादव का सहयोग लिया गया। बिहार में वीपी सिंह के मोहरे रामसुंदर दास को मात दी गई लालू यादव को मोहरा बनाकर, और लालू यादव को मोहरा बनाया गया तो उसमें शरद यादव को भी अंदर खाने उनका सहयोग लिया गया। यानी जिसको मात देनी थी उसका सहयोग लेकर उसके कद को कंट्रोल किया जाना। तो ये कोशिशें अमित शाह भी कर रहे हैं। सियासत में इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराते रहता है, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि इतिहास दोहराते रहता है। यही कोशिश आज के दौर में यदि बाबा बालकनाथ को सीएम बनाने का फैसला होता है, तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र यादव को, और बिहार में नित्यानंद राय वो भी यादव समुदाय से है, कि एक यादव मुख्यमंत्री भाजपा ने बना दिया तो दूसरे का रास्ता रुक गया, वो अपनी संभावनाएं ना देखे। तो इन दोनों के कद को कम करने के लिए एक बड़ी कवायद चल रही है। चौथा कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी में इस समय लेफ्ट लिबरल रुझान के, वामपंथी विचारधारा के लोगों का गांधी परिवार के इर्द गिर्द जमावड़ा है। अब कन्हैया कुमार की बात करें, प्रियंका गांधी के साथ मौजूद संदीप सिंह की बात करें, या दूसरे लोगों की बात करें, तो एक रणनीति बीजेपी की तरफ से यह है कि एक दूसरे बाबा यदि मुख्यमंत्री बने तो उन दूसरे बाबा जी को रोकने के लिए, उन दूसरे बाबा जी के सामने, यदि बीजेपी के सामने और बीजेपी के बाबाओं के सामने, बाबा मुख्यमंत्रियों के सामने यदि लेफ्ट लिबरल रुझान वाले कांग्रेस के लोग जो नए नवेले रणनीतिकार हैं वो ज्यादा आक्रामक रूप से सामने आएंगे, तो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा मिलेगा। एक रणनीति यह भी है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द की वामपंथी लॉबी को कैसे उकसाया जाए। तो देखा आपने, बाबा बालकनाथ का नाम यूं ही रेस में नहीं आया है। 4 प्रमुख कारण। पहला, योगी आदित्यनाथ का ग्लैमर कम करना। दूसरा, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के वोट बैंक में सेंध लगाना। तीसरा, भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय या धर्मेंद्र प्रधान की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर, मोटे तौर पर कहें तो भूपेंद्र यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर उनके इलाके में ही रोक लगा देना। और चौथा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द मौजूद वामपंथी लॉबी को और ज्यादा उकसाना, जिससे भारतीय जनता पार्टी को 2024 में फायदा हो। एक छोटा फायदा और इससे मिल सकता है। छोटा फायदा दरअसल यह है कि हरियाणा के कई सारे इलाकों में, जो अहिरवाल का इलाका है, उसमें बाबा बालकनाथ के मठ की काफी प्रतिष्ठा है। कई सारे स्कूल अस्पताल वगैरह चलते हैं, और उस इलाके में, हरियाणा में जो जाट एकजुटता किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन की वजह से दिख रही है, महिला पहलवानों के आंदोलन की वजह से,
उस एकजुटता को काउंटर करने के लिए अहिरवाल का समर्थन फिलहाल जरूरी है। और अहिरवाल में अपना कोई उतना बड़ा नेता नहीं है हरियाणा में, जिस कद का नेता बिहार और यूपी में मुलायम सिंह यादव और लालू यादव थे, या उन दोनों के राजनीतिक वारिस अब है। तो उस नेतृत्व को पैदा होने से भी वहां रोकने की कोशिश है, और मनोहर लाल खट्टर को ही मुख्यमंत्री रखकर उन्हें कुछ और बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की, राजनीतिक ऑक्सीजन की आपूर्ति कराने के भी है। तो इतने सारे सियासी नफा नुकसान को देखकर नाले पर दहला मारने की रणनीति के तहत बाबा बालकनाथ को यदि मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो विपक्ष के सामने चुनौतियां कुछ और बड़ी होंगी। अब देखते हैं बाबा बालकनाथ का नाम रेस में जो आया है सिर्फ चर्चा तक है या वाकई इसमें कुछ दम है। लेकिन यदि बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो यकीन मानिए उसके पीछे बहुत गहरी राजनीतिक सोच है, तभी उनका नाम सामने लाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।